तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज शिव उपाध्याय। बेटा आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 12th का एक बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर होगा, जो कि बहुत सारे नंबर इसमें आपको बोर्ड में देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी अगर करते हैं तो भी आपको यहाँ से बहुत सारे प्रश्न इस चैप्टर से देखने को मिलते हैं। चैप्टर्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये पूरे बायोलॉजी का कह सकते हैं लंग्स है। जिस तरह से आप जानते हैं कि अमेजन जो है उस तरह से जिस तरह वो लंग्स है अर्थ की, ठीक उसी तरह से ये चैप्टर आपके पूरे बायोलॉजी के लंग्स के रूप में जाना जाता है, जिसका नाम होगा दोस्तों बायोटेक्नोलॉजी। जैसा कि आप देख सकते होंगे कि बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। क्वेश्चन इज दैट कि बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है। देखिए, बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी व्यवस्था है या कह सकते हैं एक ऐसी टेक्निक होता है जिससे आप बायोलॉजी पढ़ते हो, राइट। तो बायोलॉजी में आप देख सकते हैं कि साइंस का एक कह सकते हैं एक ऐसा ब्रांच होगा जिसके अंतर्गत हम लोग लिविंग्स, नॉन लिविंग्स, ये सारी चीज़ों के बारे में हम समझते हैं। और बायोलॉजी है ना, जिसमें बायो मीन्स लिविंग, लॉजी मतलब स्टडी, तो यानी हम लिविंग की स्टडी करते हैं। लेकिन अगर मैं इसी बायोलॉजी को पढ़ूं, लेकिन पढ़ते समय मैं एक ऐसे टेक्निक का यूज़ करूँ, जब ट्रिक से पढ़ते हो आप, है ना, द स्टडी ऑफ बायोलॉजी विद द टेक्निक इज कॉल्ड एज द बायोलॉजी। अब बायोलॉजी यानी बायोटेक्नोलॉजी ये कहना चाहता है कि हम कोई ऐसी चीज़ बनाएं, चाहे कोई एनिमल्स या किसी ऑर्गेनिज्म के पार्ट से या उसके सेल से या उसके टिश्यू से या फिर उसके एंजाइम्स को ले करके हम कोई ऐसी चीज़ का निर्माण कर दें जिसका इस्तेमाल कौन कर सके, ह्यूमन कर सके। ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत हम किसी भी ऑर्गेनिज्म से किसी ऐसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं जिसका इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति होता है। यानी हम सबके लिए बहुत सारी ऐसी व्यवस्था, ऐसे सारे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना विच कैन बी यूज अ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन करेगा। अब आइए समझते हैं इस चैप्टर को बिना लेट के। तो वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। वीडियो बहुत ही छोटा होगा ये चैप्टर, लेकिन बहुत ही स्कोरिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना स्किप के वीडियो देखिएगा। क्या होता है कि अगर आप वीडियो को स्किप करते बैठे तो क्या होता है कि आगे आपको समझ में चीज़ें आती नहीं हैं, आप इसको कनेक्ट नहीं कर पाते, राइट। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा दोस्तों तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। और आइए इस चैप्टर्स के बारे में हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस होता क्या है, ठीक है। अब देखिए, इसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया है, बताया गया है कि बायो मीन्स लिविंग, फिर दिया है टेक्नोलॉजी मतलब टेक्निक, अर्थात इसमें क्या करते हैं हम लोग बायोटेक्नोलॉजी। हम जब टेक्निक की मदद से पढ़ते हैं तो उसी को बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है, जिसमें हम यूज़ करते हैं क्या, यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं या कह सकते हैं उसके किसी एंजाइम्स का यूज़ करते हैं। अब एंजाइम्स का यूज़ भी किया जा सकता है उस एनिमल से। फिर बताते क्या हैं, हम क्या करते हैं फ्रॉम ऑर्गेनिज्म, उस ऑर्गेनिज्म के एंजाइम या उसका कोई भी पार्ट ह्यूमन निकाल ले, टेक्नोलॉजी की मदद से वो कुछ ऐसा चीज़ बना दे, कोई ऐसा प्रोडक्ट तैयार कर दे जिसका यूज़ ह्यूमन कर सके। यही चीज़ें करना चाहता है। तो हम ऐसा प्रोड्यूस करेगा, कोई ऐसा प्रोडक्ट्स बनाएगा एंड प्रोसेसेस, और उसको प्रोसेसेस भी किया जाएगा और किस लिए, यूज़फुल ह्यूमंस के लिए, राइट। तो इसको हम बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। अब होता क्या है, इस बायोटेक्नोलॉजी की इस जो टेक्निक आप देख पाते हैं, इसको कोई ना कोई तो गवर्न करने वाला, कंट्रोल करने वाला बैठा हुआ। तो एक इंस्टीट्यूट है बेटा जिसका नाम है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है EFB। EFB ध्यान रखिएगा, बहुत आते हैं यहाँ से कि EFB का क्या योगदान है बायोटेक्नोलॉजी में। तो ये कहता है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी सेज, क्या बोलते हैं ये भाई साहब अपनी एक डेफिनेशन देते हैं। कहते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, जो नेचर में जो साइंस बनाया गया है, यानी नेचुरल साइंस का इंटीग्रेशन करना, अर्थात ट्रेडिशनल जो पुराने ज़माने से पढ़ते आ रहे हो, जो मॉडर्न जो अभी तुम पढ़ते रहे हो, इन दोनों यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज है यानी उसको हम इस्तेमाल करेंगे एंड ऑर्गेनिज्म का, दैट इज सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ किसका बेटा, नेचुरल साइंस का, किसके साथ हम करवाना चाहते हैं, एक और उसके ऑर्गेनिज्म का सेल से, पार्ट से, किस लिए, फॉर द प्रोडक्ट्स, कुछ प्रोडक्ट्स बनाने के लिए हम इंटीग्रेट करते हैं अपने पुराने ट्रिक को साइंस में जो पढ़ते हैं, एंड सर्विसेज, और उसका सर्विसेज भी करेंगे। समझ में आई बातें। फिर देखेंगे ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी क्या कहता है और हमारा
मॉडर्न क्या कहता है। देखिए ओल्ड बेटा क्या कहता है, ये कन्वेंशनल टेक्निक है, यानी पुराने ज़माने का है। साथ ही साथ लिविंग ORR कह सकते, सॉरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इसमें यूज किए जाते हैं फॉर द प्रोडक्ट्स के लिए। अब जैसे आप देख सकते हैं कर्ड, डोसा, वाइन, ब्रेड्स, ये सारी चीज़ें आप देख पाते हैं कि इसको बनाने के लिए हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म का खास तौर पर इसमें इस्तेमाल करते हैं, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे ईस्ट हो, चाहे फंजाई हो, यानी हम कह सकते हैं कोई ऐसी चीज़ जिसमें हम लोग इसमें यूज़ करते हैं, बैक्टीरिया स्पेशली, और इसमें आपके ये सारे जो फंगस जैसे ईस्ट वगैरह आते हैं ना, जिसमें सैक्रोमाइसिस सेरेबिसी भी आपको मिलेगा। अब देखेंगे जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है, जो अभी नया नया चला है, अभी नया सभी यूरोपियन फेडरेशन के अकॉर्डिंग जो काम कर रहा है, ये हमारा क्या है, इसमें GMO यूज़ करते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर कोई ऐसा जीन आपने मैनिपुलेट कर दिया जिसकी वजह से उसके अंदर बहुत सारे बदलाव दिखाई पड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। यूज़ किए जाते हैं फॉर द प्रोडक्ट्स के लिए एंड सर्विसेज के लिए। जैसे एग्जाम्पल में IVF जिसको बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जीन थेरेपी करवाते हो आप, इसमें जीन को अल्टर कर देते हो, या उसमें ऐड करते हो या फिर उसमें हटा देते हो जो भी प्रॉब्लम्स होती है जीन में। टेस्ट ट्यूब बेबी इस्तेमाल किया जाता है इसमें, ठीक है, वैक्सीन, ये तमाम चीज़ जो आप देख पाते हैं बेटा, ये हमारा मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत है, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे मैं बता रहा हूँ। चलिए बेटा अब इसमें देखिएगा, इसमें मैंने बताया कि भाई प्रिंसिपल क्या है, बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल किसे कहते हैं। तो इसमें देखिए दो चीज़ जानना एक तो कहा जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग, और एक होता हमारा बायो प्रोसेसेस, या इसी को बोलते हैं केमिकल बायोटेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। अब ज़रूरी बेटा ये है कि आपको जानना कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है। जैसे आप जानते हैं कि इंजीनियर होता है, तो इंजीनियर क्या करता है, उसको इतनी सारी आइडियाज़ पता होते कि कैसे रोड कब कहाँ बनवाना है, कितना सीमेंट, कितना कंक्रीट, कितना बालू, कितना सीमेंट, सारी बातें उसको डिटेल पता है, ताकि उसकी जो सड़क रहे वो क्या रहे, मजबूत रहे और सालों साल तक चलता रहे, ठीक है। ये एक इंजीनियर का कमाल है। वहीं पर जब आप जीन लेवल पर इंजीनियर किसी को बनाते हो, यानी उस इंजीनियर को पता होगा जो जीन के विषय में जानकारी रखता होगा, उसको पता है कौन सा जीन कहाँ पे लाना है, कौन सा जोड़ना है, कैसे शरीर में आगे इंट्रोड्यूस करवाना है, होस्ट में कैसे करना है, एवरीथिंग। इसको बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या होता है, अल्टर द केमिस्ट्री, उसको केमिस्ट्री पता है किसकी, जेनेटिक मटेरियल का, यानी आपके DNA का, यानी आपके जीन के बारे में। तो ये कहता है कि अल्टर करना, बदल देना, क्या, द केमिस्ट्री ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, और फिर उसको इंट्रोड्यूस करवा देना कहाँ पे, होस्ट में, जहाँ पे अपनी संख्या क्या करे वो जाके बढ़ाए। तो ये बताया ना, ये जब करवाया जाता है तो इससे बनाता क्या, तो इसमें रिकॉम्बिनेंट DNA बन जाता है। इसमें आप देखेंगे तो जीन को ट्रांसफ़र आपने करा दिया और जीन का क्लोनिंग करवा दिया। देखिए जीन रिकॉम्बिनेंट मतलब दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के DNA को आपस में, जैसे डिज़ायर DNA जो आपका है उसको ला करके आपने प्लाज्मिड के साथ क्या किया, मिक्स करवा दिया। प्लाज्मिड पूछा जाए क्या है, तो प्लाज्मिड बैक्टीरिया में स्पेशली पाए जाने वाला एक ऐसा एक्स्ट्रा सर्कुलर ऑटोनोमसली सेल्फ रेप्लिकेट करने वाला DNA होता है, जो कि किसी भी चीज़ को अपने साथ जोड़ करके उसकी संख्या क्या करता है, रेप्लिकेट करने की पावर रखता है। तो हमारा DNA वो प्लाज्मिड होता है, हमने अपनी संख्या बढ़ाया, अलग अलग दोनों जीन को जोड़कर रिकॉम्बिनेंट बना लिया। अब हम इस जीन को क्या करेंगे, किसी होस्ट में, जैसे ई कोलाई, उसमें हम ट्रांसफ़र करवा देंगे, ठीक है ना। जब वो ट्रांसफ़र करेगा तो अपनी बहुत सारी कॉपी बना लेगा जितना हमें रिक्वायर्ड होगा, तो उसको बोलते हैं जीन क्लोनिंग, यानी टू मेक द कॉपी लाइक द सेम, ठीक उसी तरह बनाएगा, तो उसको बोलते हैं जीन क्लोनिंग। वहीं पर एक चीज़ और समझिएगा, बायो प्रोसेसेस इंजीनियरिंग क्या होता है, सिंपल जान लीजिए कि जो जीन आपने निकाला, जैसे मान लो कि मैंने ये जीन निकाला है, अब मैं चाहता हूँ कि इस जीन में और कोई बाहरी ना आए। अब सपोज मान लीजिए जीन को आपने इसे छोड़ दिया, तो इसमें कोई भी आकर के बाहर का माइक्रोब चिपक गया तो हमारा पूरा का पूरी कॉपी बनेगी, लेकिन कैसी बनेगी, कंटामिनेट बन जाएगी, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये कहता है कि जब तुम ये काम करो तो उसको बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग भी करो, यानी उसके अंदर किसी प्रकार का प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। तो ये कहता है टू मेंटेन द स्टेराइल, यानी अवॉइड करना है अननेसेसरी कंटामिनेशन से, कोई और उसमें चिपक ना जाए, सही है। अब आइए थोड़ा सा और समझिएगा। अब प्लाज्मिड जो था, अभी मैंने बताया आपको कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल ऑटोनोमसली सेल्फ रेप्लिकेटिंग DNA होता है, जो कि प्लाज्मिड नाम जाना जाता है। ये प्लाज्मिड कहाँ से मैंने लिया, मैंने सबसे पहले कहा कि इस प्लाज्मिड को इन्होंने ले लिया बेटा साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम नामक बैक्टीरिया से, ठीक है। तो एक तो यहाँ से हमने निकाल लिया, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम से निकाला।
अब हमने एक क्या किया, एक और निकाला जीन, जिस जीन के अंदर क्वालिटी क्या थी, देखो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन था, जो कहाँ से, एक प्लाज्मिड और है। तो एक प्लाज्मिड तो हमारा बेचारा वही पुराना इकोलाई वाला है। एक हमने ले लिया ऐसे प्लाज्मिड को जिसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, जिसके ऊपर किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो सकता क्योंकि रेजिस्टेंस से मजबूत है। हमने इन दोनों को आपस में क्रॉस करवा दिया और जैसे कंबाइन किया तो हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमको तैयार हो गया। सही बात। अब देखिए ये जो प्लाज्मिड था साल्मोनेला वाला यहाँ पर है और एंटीबायोटिक वाला यहाँ पर, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन यहाँ पे है। दोनों प्लाज्मिड को आपस में हमने कराया तो क्या बना दिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। समझ में आई। अब सबसे पहली मर्तबा रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता क्या है, तो आपको पता चल गया कि दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के डीएनए को आपस में मिला देना विद द हेल्प ऑफ द, काटना कैसे, काटें कैसे, तो रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो कि मॉलिक्यूलर सीजर के रूप में जाना जाता है। कैसे जोड़ा आपने, तो लाइगेज एंजाइम का यूज़ किया जाता है। सही है। अब देखिए ओनली डिज़ायरेबल, देखो जब आप जीन काटते हो ना तो एक तो होता है जो हमारी पसंद है, जो हम चाहते हैं कि यही जीन हमारे पास आए, जो रेजिस्टेंस वाला है। अब साथ ही साथ जब काटोगे तो उसके साथ साथ आपको ऐसे भी मिलेंगे जो हमारे कैसे होंगे, हमें यूज़ नहीं करना उसको, यानी कि वो डिज़ायरेबल होगा, नॉन डिज़ायरेबल होगा। तो हमें नॉन डिज़ायरेबल की रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम डिज़ायरेबल को लेंगे केवल। हम क्या किया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से उसको कट कर दिया। कौन काटेगा, इसका मॉलिक्यूलर सीजर नाम होता है। फिर मैंने बेटा क्या किया, सबसे पहली जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाई गई थी 1972 में, कौन बनाया था, स्टैनली कोहेन साहब और हार्बर्ट बॉयर ने बनाया था। ये बात समझ में आ गई। तो इन लोगों ने सबसे पहली मर्तबा बताया कि रिकॉम्बिनेंट क्या होता है। अब हम आपको बताएंगे आगे कि हाँ कौन कौन से ऐसे स्टेप्स होते हैं जो बायोटेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व होते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन सॉल्व लीजिए, फिर बता देता हूँ। चलिए बाबू, अब इसमें देखिएगा, देखिए मैंने दिया है कि स्टेप्स कितने इन्वॉल्व हैं स्टेप बायोटेक्नोलॉजी में। तो सबसे पहले बेटा आप बताइएगा, मैं पहले एक नाम आपको क्लियर करता हूँ क्योंकि इसी नाम से ही आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ जीन थेरेपी, सबसे पहले तो आप उस जीन को आइडेंटिफाइड कर लीजिए, ठीक है ना, और फिर उसको निकाल लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल देता हूँ, जैसे मुझे पता है कि मेरी बॉडी में पैनक्रियाज है जो, तो पैनक्रियाज का जो आइसलैंड ऑफ लैंगरहंस यानी बीटा सेल जो है, उस बीटा सेल से मुझे पता है कि इंसुलिन निकल रहता है, ठीक है ना। अब इंसुलिन मुझे ये भी पता है कि डायबिटीज़ पेशेंट के लिए दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आखिर मैं ये सर्च करूँ कि कौन सा वो जीन है जो इंसुलिन निकाल रहा है, ठीक है। उस जीन को पहले आइडेंटिफाई करता हूँ मैंने किया, फिर मैंने उसको कट लगा के निकाल दिया। कट कौन लगाया, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम। अभी मैं पूरी डिटेल करता हूँ उसके बारे में। फिर देखिए सेकंड क्या करेंगे, अब आपने कटिंग करने के लिए देखिए यहाँ पे सेकंड स्टेप भी दे दिया मैंने, उसी में क्लियर कर दिया, लेकिन मैंने कट कर दिया रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम से। फिर मैंने क्या किया, अब जब कट किया हो तो तुम इसको निकालो, सेपरेट करो। यानी सेपरेशन कैसे होगा, तो सेपरेशन बाय द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेक्निक है, अभी मैं आप बताता हूँ बहुत डिटेल में इसके बारे में। फिर होगा दोस्तों, जब आपने उस जीन को निकाल लिया ना, फिर अब आप उसको एम्पलीफाइड करिए, यानी उसकी संख्या खूब बढ़ा दो। जीन को उसके यूज़ करो कहाँ पर, पीसीआर में, पॉलीमरेज चेन ऑफ रिएक्शन, कैरेमुलिस साहब ने जो बताया था। अब ये बातें जब शुरू हो गई तो पता लगा कि अब जो जीन तुम निकाल लिया उसकी कॉपी तैयार किया, अब उसको लिंक करो किसके साथ, विद द वेक्टर के साथ। जैसे वेक्टर के साथ लिंक करोगे, ऐड करोगे विद द हेल्प ऑफ द लाइगेज एंजाइम। क्लियर है। अब मैंने क्या किया बेटा, अब मैंने उसी जीन को उठा के ट्रांसफ़र कर दिया कहाँ पर, होस्ट में, इकोलाई में। ठीक, ये बात क्लियर होगी। क्यों, ताकि वो अपनी संख्या तो बढ़ाए। फिर लिखा है ना, कल्चर इन द लार्ज स्केल, अगर तुम चाहते हो कि संख्या थोड़ी बहुत बढ़े तो पीसीआर करा दो। अपनी संख्या बढ़ा दिया, ट्रांसफ़र कर दिया होस्ट में, वो भी चल पाया। अब लेकिन मैं चाहता हूँ वो लंबे मात्रा में, लंबे स्केल पर मैं उसकी संख्या चाहता हूँ। दैट मीन्स यू हैव टू यूज़ द टेक्निक इज कॉल्ड एज द बायो रिएक्टर। क्लियर बात। फिर देखो, फिर मैंने कहा कि हम क्या करेंगे उसको डूइंग द प्रोसेस, इसमें हम लोग डाउनिंग, एक डाउन अब आगे मिलेगा इसमें। तो हम क्या करते हैं, डाउन प्रोसेसिंग ऑफ द प्रोडक्ट, यानी हमने क्या किया, उसकी संख्या को डाउन स्ट्रीम जैसे टेक्निक्स के साथ भी इस्तेमाल कर दिया। ठीक है, अब आइए ये बात हो गई। अब मैं यहाँ समझाता हूँ कि आखिर आइडेंटिफिकेशन और आइसोलेशन होता क्या है। सर देखिए, आप बताइए ना कि कोई भी डीएनए इतना कमज़ोर तो है नहीं कि जब मन करे जब ऐसे उठा लो हाथ से देख लो, अरे अरे मेरा डीएनए, ये डीएनए का न्यूक्लियोटाइड हो, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड यहाँ पड़ा है। इतना तो आसान शायद होगा नहीं किसी के लिए, चाहे जितना एक्सपर्ट क्यों ना हो। तो डीएनए तो कहीं ना कहीं एक जेनेटिक मटेरियल के रूप में है जो हमारे
पूर्वजों से चला आता है, यानी हमारी पूरी पेडिग्री एनालिसिस इसीलिए तो करते हैं ना, पूरा का पूरा जनरेशन हमारा उसी पर डिपेंड है। हमारी जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होती है, पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग कंटिन्यू प्रोजेनी में चलती रहती है। तो इतना आसान तो होगा नहीं निकालना। तो होता क्या है कि वह एक कवर के अंदर है, एक न्यूक्लियस के अंदर है, एक सेल वॉल के अंदर है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग नामों के अंदर है, उसके अंदर पड़ा हुआ है। अब तुम क्या करोगे, जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ समझ जाना। हमने प्लांट देखा तो मैंने कहा सर ये प्लांट के अंदर जो DNA होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा, क्या मैं इसको निकाल लूँ? तो लोगों ने कहा बिल्कुल निकाल लो, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। तुम प्लांट की जो सेल वॉल होती है ना, इसकी सेल वॉल इज मेड अप बाय द सेलुलोज, यू नो दैट। सेलुलोज जो होता है, अब उसको तोड़ने वाला एंजाइम उसी के नाम से सेलुलेज। तो मैंने प्लांट के सेल को किसके साथ रिएक्शन करा दिया? सेलुलोज के साथ। जैसे सेलुलोज गया, सेल वॉल को प्लांट के खटाम से तोड़ दिया। जैसे खटाम से तोड़ा, मैंने DNA को बाहर देख लिया। सही बात। फिर मैंने कहा बैक्टीरिया के केस में होगा क्या सर? तो पहले मैंने कहा तो ये तो पता करो बैक्टीरिया का क्या किससे बना हुआ है पूरा का पूरा सेल वॉल वगैरह। तो पता चला सर ये तो बना हुआ है, आप देख ही सकते हैं कैसे, सैकराइड वगैरह से, पॉलीसैकराइड वगैरह। तो कहा गया तो कैसे तोड़ोगे? तो पता चला इसको लाइसोजाइम नामक एंजाइम के साथ अगर आप रखते हो, संपर्क में लाते हो, तो ये टूट जाता है। दोस्तों ये वही लाइसोजाइम है जो आपकी आंखों में होता है, आपके सैलिवरी ग्लैंड्स यानी सलाइवा में होता है। ये लाइसोजाइम एक प्रकार से कह दीजिए कि एंटी बैक्टीरियल होता है, कि बैक्टीरिया वगैरह को मार देता है। अभी आँख में कुछ पड़ जाता है ना, तो आप क्या करते हो? अभी इसको घस के घसड़ लेते हो, घसड़ते हो ना। घसड़ना रगड़ना एक ही बात है। जैसे रगड़ते हो, जो भी माइक्रोब्स उसके अंदर होते हैं, छोटे मोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो धीरे धीरे मर जाते हैं अपने आप, होता है। अभी मान लो गलती से झुआ पर मक्खी लील गए, अब मक्खी अंदर है, जान नहीं पाए, उसी में आपने उसको चबा लिया, और चबाया भी नहीं, कुछ जिंदा भी था, लेकिन आपके लाइसोजाइम से ख़त्म हो जाएंगे। समझ में आई बात? तो ये क्या करता है? मारने का काम करता है। तो ये उसका टूट गया। आता है दोस्तों कि अब हम बताएंगे फंगस। ये वही फंगस है जो भी मैंने बताया था, इपीडर्मोफाइटॉन, ट्राइकोफाइटॉन जैसी जनरा जो होती हैं, जो रिंगवार्म काज करते हैं, जिससे आजकल के लोग दांत खाद खुजली से परेशान हैं, खच 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 प्रोसेस चला देते हैं। उससे कैसे बचोगे? तो फंगस की वाल जो होती है ना, ये बनी होती है किससे? काइटिन से। तो काइटिनेज एंजाइम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। किससे? काइटिनेज। ये सारे एंजाइम्स मिल करके सिर्फ सेल वॉल के ऊपर एक्शन करते हैं, तोड़ देते हैं। धड़ाम से बाहर क्या निकालता है? ओनली द DNA। DNA बाहर हो गया, जेनेटिक मटेरियल वही हमको चाहिए। तो मैंने पहले पहचाना, मैंने आइसोलेट किया, आइडेंटिफाइड कर लिया, और फिर उसको मैंने क्या किया? बाहर निकाल दिया। ये काम मैंने कर दिया। फिर हुआ क्या? जब DNA मिल गया, फिर मैंने उसको दोस्तों एक सोल्यूशन में डाला, सोल्यूशन में डाल दिया। बाद में मैंने उसमें खतरनाक चिल्ड इथेनॉल डाल दिया। जैसे चिल्ड इथेनॉल डालोगे तो तुमको एक प्रेसिपिटेशन मिलेगा, प्रेसिपिटेशन मिलेगा, और उसी में DNA आपको थड़ नुमा, धागे नुमा नाचता हुआ नज़र आएगा। उस नाचते हुए को आप कहते हो कि एक जो पट्टी बन जाती है, वो हमारा क्या है? DNA होता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पूलिंग कहा जाता है। कोई ये जानकारी जल्दी नहीं होता, लेकिन स्पूलिंग कहते हैं। व्हेन यू आइसोलेट द DNA फ्रॉम द प्रेसिपिटेटेड इन द चिल्ड इथेनॉल इज कॉल्ड एज द स्पूलिंग, राइट। आइए अब हम समझेंगे दोस्तों इसमें सेकंड स्टेप क्या कहता है। सेकंड क्या कह रहा है? कट करो। अब रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, पहले तो यही जानो कहाँ है, इसकी हिस्ट्री क्या है। देखिए होता क्या था कि मैं क्या था, एक बैक्टीरियोफाज होता है, वायरस जो बैक्टीरिया को मारे, दैट इज द बैक्टीरियोफाज। तो बैक्टीरियोफाज को दोस्तों क्या था कि बैक्टीरियोफाज को लगाया गया कि तुम ई कोलाई को मारो। अब बैक्टीरियोफाज तो भाई तैयार है कि चलो भाई मुझे अवसर मिल रहा है, मैं रणभूमि में कूद जाता हूँ, मार देता हूँ, है ना। जैसे वो युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या तो फिर रण से भागे होंगे, वही वाली कहानी है। तो इसको रण से भागना नहीं था, ये युद्ध लड़ना चाहता था। तो इसने कहा ठीक है, मैं सर इस इकोलाई को मार दूंगा। तो बैक्टीरियोफेज ने सोचा यार कैसे मारूं, लेकिन अच्छा चलो चलते हैं। वो चल पड़ा। लेकिन होता क्या है कि 1963 में 2 एंजाइम मिल गई हमको इकोलाई के अंदर। आ रहा था बैक्टीरियोफेज मारने, लेकिन तब तक साइंटिस्टों ने अपना काम कर चुके थे, ये वो ढूंढ चुके थे, उनको पता लग चुका था कि हाँ कुछ तो एंजाइम है इसके अंदर। लाओ देखें तो 2 एंजाइम मिला इकोलाई में। पहला एक तो DNA मेथाइलेज एंजाइम था, जो अपने इटसेल्फ DNA को सेव करता था, बचाता था। तो पहला तो काम क्लियर हो गया कि अपने DNA को मारने नहीं देगा ये। दूसरा ये इकोलाई में मिला था। फिर था हमारा रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, जो कट करता था DNA को फ्रॉम द बैक्टीरियोफाज। यानी एक मिला हमको रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो कट DNA करने वाला था।
ये मामला समझ में आ गया। तो हमको क्या मिला कि दो मिले, एक तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो कट करने वाला डीएनए को था, ये वाला मिल गया बैक्टीरियोफेज में। दूसरा हमको क्या मिला था, हमको मिल गया था जो डीएनए मेथाइलेज था। अब ये दो चीज़ मिला तो ई कोलाई कहने लगा तब तो मैं दादा हूँ, ये नेचर ने दिया, मैंने कुछ नहीं दिया, हमें मत देखिए भाई। एक तो अपना मेथाइलेज करता था, मेथाइल उस पर गुरु अपना चिपका देता था, अपने डीएनए पर मेथाइल चिपकाता था, और एक उसके पास कट करने वाला एंजाइम था ई कोलाई में। तो ई कोलाई बड़ा सादिर था, वो कहता था यार बाहर से आ रहा बैक्टीरियोफेज, इसके डीएनए को, जेनेटिक मॉडल को तो मुझे काटना है, जैसे काटूंगा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मर जाएगा, मेरी बॉडी को कोई तकलीफ नहीं कर पाएगा। तो फिर सोचा यार लेकिन मैं कहीं अपने डीएनए को ना काट दूँ गलती से। तो नेचर ने कहा बेटा तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे जेनेटिक मटेरियल पर एक ऐसा धब्बा लगा दूंगा जिस धब्बे से तुम्हारी पहचान हो जाएगी। धब्बा ही समझो, धब्बा में होता है एक छोटा छोटा चिपका देता है जीन, जो कि मेथाइलेज बन गया। अब जैसे डीएनए मेथाइलेज देखा, ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जैसे ही ई कोलाई पर वो बैक्टीरियोफेज आता है, अपने जेनेटिक मटेरियल को इंट्रोड्यूस करता है, इन्फेक्शन करना शुरू करता है, उसके अंदर मौजूद उसका जो ताकतवर है मसीहा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, वो जान जाता है कि ये बाहरी वाला जेनेटिक मटेरियल है, इसको लाओ काटूँ, बस तुरंत बैक्टीरियोफेज के डीएनए को, जेनेटिक मटेरियल को कट करता था और वो मर जाता था। अपने पर नहीं कर सकता था क्योंकि अपने की पहचान थे मेथाइल ग्रुप लगा हुआ था। ये पहचान थी दोस्तों, अभी तक लगभग 900 से ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की खोज हो चुकी है। लगभग 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया से खोजा गया है। ठीक है, फिर देखिए जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं दोस्तों, बिलोंग करते हैं एक बहुत ही हाईली प्रोफाइल, एक कह सकते हैं बड़े ग्रुप से एंजाइम के, जिसका नाम होता है न्यूक्लियेज, जो दो प्रकार के होते हैं, इंडोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस। हमेशा इंडोन्यूक्लियस जब क्या करता है, कट करता है न्यूक्लियोटाइड को, कहाँ पर, सेंटर वाले हैं। जैसे ये दोस्तों हमारा डीएनए हो जाए, इस पर AGTCUAG ऐसे हो जाए, तो ये इसी बीच में काटता है, यहाँ पर कहीं है, ठीक है ना। तो ये हमेशा इंडो कहता है कि साहब मैं अंदर रहूँगा, एक्सो कहता है मैं बाहर रहूँगा, तो ये किनारे किनारे वाले को इधर, एक्सो वाला हमेशा कट द न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड ऑफ द डीएनए, वहाँ पे वो काटता है। ये बात क्लियर हो जाना चाहिए। फिर देखो अब हुआ क्या सबसे पहली रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो थी, ये था हमारा हिंड सेकेंड, जो कि 5 लेटर का था। ध्यान देना, इसके नाम से क्लियर कर दिए। देखो H फॉर हीमोफिलस, ये हमारा बन जाता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, जो कि 5 लेटर का होता है, सबसे पहला ही होता है। और ये दोस्तों क्या करता है, ये कट करता है पैलिंड्रोमिक साइट को ढूंढ करके। पैलिंड्रोमिक साइट मतलब ये हो गया कि हमेशा ये कट फ्रॉम द 5 to 3 एंड, वहीं से कट करने का काम करेगा। पैलिंड्रोमिक साइट एक ऐसे न्यूक्लियोटाइड को काटने की व्यवस्था होती है जिस न्यूक्लियोटाइड को चाहे राइट से पढ़ो चाहे लेफ्ट से पढ़ो, दोनों का मतलब सेम होता है। जैसे मैं एग्जाम्पल बताऊँ, मलयालम, अभी देखो मलयालम MALAYALAM, चाहे उधर से पढ़ो चाहे इधर से पढ़ो, दोनों का मतलब, दोनों का संस्कार निकल आता है, सेम आता है, यानी फ्रॉम द राइट और द लेफ्ट बट द मीन्स विल बी द सेम। ऐसे जो हमारे न्यूक्लियोटाइड के जो पेड़ होते हैं, इसको हम बोलते हैं मलयालम या पैलिंड्रोमिक साइट कहते हैं। समझ में आई बात यहाँ तक। और एक हमारा होता है दोस्तों इको RI, एक्सक्रेचिया कोलाई से रेस्ट्रिक्शन, जो हमारा फर्स्ट नंबर पर देखिए RI के नाम से है, जिसकी आर्बर ने, स्मिथ ने और नाथन ने, इन लोगों ने इसकी डिस्कवरी की थी, जिसके लिए 1978 में इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। बात समझ में आया? चलिए, ये समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको जल इलेक्ट्रोफोरेसिस बताता हूँ। चलिए जल्दी करिए। चलिए बेटा, अब इसमें हम समझेंगे जल इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखिए मैंने कहा था कि डीएनए को आपने काटा, अब दोस्तों होगा क्या कि इसको अलग करना है, यूज करेंगे जल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये एक टेक्निक होता है जिससे डीएनए को हम क्या कर सकते हैं, आसानी से अलग कर सकते हैं। ट्रिक क्या है, देखिए ये एक टेक्निक है, किस लिए, फॉर द सेपरेटिंग ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। डीएनए का जो फ्रेगमेंट होगा उसको हम क्या करते हैं, अलग करते हैं। आधार क्या होगा इसका, बेस्ड ऑन दियर साइज, यानी उनका मॉलिक्यूलर वेट कैसा है, उसी के अकॉर्डिंग उसको हम क्या कर सकते हैं, आसानी से अलग कर सकते हैं। ये बात क्लियर है। अब देखिए होता क्या कि जो हमारा डिज़ायर डीएनए है, जो हमारी पसंद है डीएनए का, जो हमें लगता है कि यार दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, तो उस डीएनए को आप पहले क्या करेंगे, कट करेंगे। कट करने का साधन वही जो मैंने कहा, मॉलिक्यूलर फिजन यानी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस
एंजाइम। बात क्लियर यहाँ तक? आइए दोस्तों, आपको पता है कि डीएनए पर नेगेटिव चार्ज होगा। मैंने पहले लेक्चर में समझा दिया था डीएनए पर नेगेटिव चार्ज है। तो डीएनए पर क्यों नेगेटिव चार्ज है? क्योंकि एक समूचा डीएनए जो होता है, कह सकते हैं कि डीएनए एक पॉलीमर होता है न्यूक्लियोटाइड का, यानी एक कह दीजिए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है जो राइबोस किससे बना होता है हमारा? नाइट्रोजनस बेस से, फास्फोरिक एसिड से, और हमारा कौन सा होता है ये? नाइट्रोजनस बेस, फास्फोरिक एसिड और हमारा पेंटोज शुगर, ये 3 चीज़ होती हैं। तो जो फास्फोरिक एसिड होता है उसी के बदौलत इस पर नेगेटिव चार्ज होता है और ये आसानी से सेपरेट करने रिजॉल्व, जिसको बोलते हैं बाय द फोर्सिंग, उस पर एक फोर्स लगता है जिस वजह से वो कहाँ चला जाता है? एनोड की तरफ चला जाता है। समझ में आया ना? एनोड की तरफ चला जाता है। और आप देख सकते हैं अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा होता है जिसके दम पर वो एनोड की तरफ डायरेक्शन में क्या होता है? चला जाता है। एनोड पर प्लस चार्ज होता है, कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है। हालांकि नेगेटिव चार्ज होने के नाते डीएनए प्लस चार्ज यानी एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। कहाँ पर चला जाता है? थ्रू द मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स बना होता है जिसका नाम क्या होता है? एग्रॉस जेल। अब एग्रॉस जेल के पास एक कैरेक्टर होता है, एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम है सीविंग कैरेक्टर, छननी वाला, छान देता है ये। वो एग्रॉस जेल किससे बना होता है? तो एक एल्गी है जिसको आप समुद्री वीट कहते हैं, जिस बना कैसे होता है? जिलेडियम से और ग्रेसिलेरियम, ठीक है ना? जिलेडियम और ग्रेसिलेरियम से बना होता है, जिससे ये कहाँ से पाया जाता है? तो ये दोनों हमारे एग्रॉस जेल यानी कह सकते हैं एग्रॉस जेल एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम द सीड बीड, जो समुद्री घास पतवार होते हैं यानी स्पेशली एल्गी वगैरह। ये क्या होता है? स्मॉल फ्रेगमेंट को फर्दर आप देखेंगे, आप विजुलाइज कर पाओगे, लेकिन कब कर पाओगे? जब उसमें आफ्टर द स्टेनिंग उसमें एक स्टेन डालना पड़ता है, एक केमिकल डालना पड़ता है। नाम क्या है? इथिडियम ब्रोमाइड। जब इथिडियम ब्रोमाइड पड़ेगा, यू हैव टू क्या करना पड़ेगा? अल्ट्रा वायलेट रेज डालना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको एक प्रकार का ऑरेंज बैंड मिलेगा। और उसी ऑरेंज बैंड को फाइनली आप कहाँ से सेपरेट कर सकते हो? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से। और इस प्रकार से जेल से बाहर निकाल लीजिए। जेल से निकालने वाली जो प्रोसेस होती है इल्यूजन नाम होता है। क्या नाम है? इल्यूजन। क्लियर है? आइए आप समझते हैं पीसीआर। पीसीआर का फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चेन ऑफ रिएक्शन, जिसको सबसे पहले 1985 में कैरी मुलिस साहब ने इसको डिस्कवर किया था। इन्होंने बताया कि किसी भी पर्टिकुलर डिज़ायर जीन या डीएनए की संख्या को मतलब कह दीजिए बहुत हाई स्केल पर अगर आप तैयार करना चाहते हो तो आपको पीसीआर करना पड़ेगा। 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला नाम है डीनेचुरेशन। ये आप देख सकते हैं डीएनए हमारे थे डबल स्टैंड में होते हैं, जब डीनेचुरेशन होता है तो खुल जाते हैं, यानी इनके बीच के जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं ये ब्रेक हो जाता है। 90 to 94 डिग्री सेंटीग्रेड देना पड़ता है। फाइनली द हाइड्रोजन बॉन्ड बिकम द ब्रेक एंड द 2 स्टैंड सेपरेट हो जाते हैं, एक्ट लाइक द टेम्पलेट। समझ में आई? फिर दूसरे स्टेप में हम लोग करते हैं एनेलिंग करते हैं। एनेलिंग में क्या होता है कि 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर देना पड़ता है और इसमें दोस्तों क्या होता है? ओलिगोन्यूक्लियोटाइड लगाना पड़ता है जिसको प्राइमर्स बोलते हैं, और यहाँ पर पॉलीमरेज एक्ट करता है। अब देखिए यहाँ पर हमारे दोनों स्टैंड थे, हमने यहाँ पर एक लगा दिया ओलिगोन्यूक्लियोटाइड यानी प्राइमर। अब वो प्राइमर अपने अकॉर्डिंग उसको क्या करेगा? कॉम्प्लीमेंट्री बना के आगे प्रोसेस करना शुरू कर देगा। तो ये होता है। थर्ड स्टेप में होता है कि हमारा इसको बोलते हैं पॉलीमराइजेशन या एक्सट्रैक्शन किया जाता है। इसमें होता क्या है? इसमें दोस्तों 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर करते हैं। चूँकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है इसलिए हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं टैग पॉलीमरेज एंजाइम। टैग पॉलीमरेज देखो टी फॉर क्या होता है? थर्मस एक्वाइस्कस यानी एक्वाटिकस। तो थर्मस एक्वाटिकस नामक बैक्टीरिया से ही हम लोग टैग पॉलीमरेज एंजाइम निकालते हैं, क्योंकि अगर नॉर्मल आप डीएनए पॉलीमरेज यूज़ करते हो तो ये हमारा इतने टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इस वजह से हम लोगों ने ऐसे बैक्टीरिया की खोज की जो अलग अलग टेम्परेचर पर अपने आप को क्या करता था? विद स्टैंड कर सकता था, धारण कर सकता था। तो हमने यूज़ किया टैग पॉलीमरेज एंजाइम टेकन फ्रॉम द थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया, राइट। अब हमने यूज़ किया दोस्तों पॉलीमरेज। अब इसकी कॉपी तैयार हो जाएगी, बनना शुरू हो जाएगा। नंबर देखिए धीरे धीरे इंक्रीज़ कर रहा है। फाइनली देखेंगे 30 साइकिल कंप्लीट करने के बाद पता चलता है कि जो ओरिजिनल हमारा जो मटेरियल था डीएनए था, हम उस जीन की कॉपी लगभग 1 बिलियन तैयार कर सकते हैं। तो इतना ज़्यादा नंबर में हमको क्या मिल गया? जो हमारा डिज़ायर डीएनए था उसकी कॉपी। क्लियर है? चलिए इसमें सॉल्व लीजिए, फिर आगे बताते हैं दूसरा स्टेप इसमें। चलिए भैया अब इसमें देखिएगा है आर्टिफिशियल प्लाज्मिड, हम एक आपको बताएंगे जिसमें PBr322 आता है। आपको पता होगा P मतलब प्लाज्मिड, B मतलब है बॉलीवर, R मतलब है रॉड्रिक्वेज। एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट लैब में किए थे प्लाज्मिड बनाने के लिए, और प्लाज्मिड एक आइडियल प्लाज्मिड बनाना चाहते थे कि उसमें सारे क्राइटेरिया आए।
तो इन्होंने बहुत एक नंबर से शुरू किया, लगभग 321 बार जब ट्राई किया तब तक सफल नहीं हुआ, लेकिन जब 322 नंबर पर इन्होंने बनाया तो वो सफल हो गया, इसीलिए 322 नंबर दिया जाता है। फिर देखेंगे दोस्तों कि बॉलिवर रॉड्रिग्यूज साहब जो थे, इन्होंने लैब में बनाया था। देखिए इसमें क्वालिटी क्या है, ये प्लाज्मिड आपको मिल रहा है, आपको पूरा का पूरा आप देख सकते हैं किस तरह से इसमें अलग अलग, यहाँ पर आपको देखिए बहुत सारे क्लोनिंग साइट जो होते हैं ना, ये सब कहाँ पर होते हैं, तो ये हम बता सकते हैं कि हमें जो यहाँ पर सिलेक्टेबल मार्कर दिखाई पड़ता है। देखो लिखा, हमने एक लाइन लिखा है कि मैनी क्लोनिंग साइट अंडर द किसमें, इस सिलेक्टेबल मार्कर में आपको दिखाई पड़ता है। यानी हम क्या बताते हैं, एक सिलेक्टेबल मार्कर है जिसके अंतर्गत बहुत सारे आपको क्या है, क्लोनिंग साइट है। जैसे ये पूरा आप देखिए, ये हमारा सिलेक्टेबल मार्कर है, इसके अंदर आपको कितने क्लोनिंग साइट हैं, ये देखिए, ये आपको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन वाला है, ये बाम H1 है, साल H1 है, साल N1 है, तो ये सब जो आपको दिखाई पड़ते हैं, हिंड थर्ड है। फिर आप देख सकते हैं क्ले फर्स्ट है, PVU फर्स्ट है, ये हमारा एम्फ्लिसिन वाला होता है जिसमें आपको PST1 है, ये ओराई साइट है जहाँ पर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन शुरू होगा, ये रोप वाला हमारा जो है जिसमें PVU थर्ड होता है जो कि रेप्लिकेशन ऑफ प्रोटीन के नाम से जाना जाता है रोप। तो ये हमारा क्या था, एक आइडियल प्लाज्मिड था जिसके अंदर सारी क्वालिटी अवेलेबल थी। तो इसी में मैं बताता हूँ दोस्तों क्या होता है कि मैनी क्लोनिंग साइट जब प्रेजेंट होते हैं अंडर द ए, कह सकते हैं किसमें, एक सिलेक्टेबल मार्कर में। ठीक है, देखिए रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियाइड से पहले कट करते ही, और रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियाइड एंजाइम हमेशा इसी सिलेक्टेबल मार्कर पर कट करता है। अच्छा, एक बार अगर जीन में कट लग जाए तो वो हमारे लिए बेकार हो जाता है, समझिएगा इसको। तो यहीं पर ये एंजाइम कट मारता है। फिर देखिए लिखा है कि इफ़ द सिंगल रेस्ट्रिक्शन रिकॉग्नाइज, अगर कहता है कि अगर एक सिंगल रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियाइड एंजाइम रिकॉग्नाइज करता है तो बता दीजिए मल्टीपल साइट, सोचिए मल्टीपल साइट को अगर वो रिकॉग्नाइज करेगा तो क्रिएट करेगा मल्टीपल कट, और जहाँ जहाँ साइट पहचानेगा वहाँ कट मार देगा। तो ये हमें बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता था, तो ये प्रोसेस नहीं चाहिए था, ये चीज़ उन्होंने बताने का काम किया है। अब देखिए ये तो हमने क्लोनिंग साइड में बता दिया, अब हम बताएंगे इसमें कि सिलेक्टेबल मार्कर क्या कहता है। तो यूजुअली एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को ही आइडेंटिफाई करता है, वही इसके पास होता है। ठीक है, यूज़ किया जाता है फॉर द सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम द नॉन रिकॉम्बिनेंट, या कह सकते हैं ट्रांसफार्मेंट फ्रॉम द नॉन ट्रांसफार्मेंट। भाई इतना सिंगल छोटा सा जीन है, अब उस जीन को कैसे आप नेकेड आई से देख पाओगे, आखिर उस प्लाज्मिड में जाके वो लगा है कि नहीं लगा है, होस्ट में ट्रांसफॉर्म हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये कोई तो होना चाहिए जो चीख कहे कि मैं ट्रांसफार्मेंट हो चुका हूँ, मैं रिकॉम्बिनेंट हो चुका हूँ, ये बताने वाला कौन होगा। तो वही हमारा था सिलेक्टेबल मार्कर, जो आम प्लाज्मिड में देखने को नहीं मिला था। तो इन्होंने रॉड्रिग्यूज साहब ने मिल करके इन्होंने ऐसे सिलेक्टेबल मार्कर की पहचान कर दी थी, जिसमें एक और देखेंगे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन कौन कौन सा, नाम जान लीजिएगा। एम्फ्लिसिन है, टेट्रासाइक्लिन होता है जिसका नाम होता है कानामाइसिन भी कहा जाता है, और इसमें एक और जान लीजिएगा जैसे क्लोरो, देखे ले हमने ना, क्लोरामफेनिकोल, ये भी इसका एक प्रकार से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होता है। क्लियर बात यहाँ तक। फिर देखिएगा कुछ मैं एग्जांपल आपको बैक्टीरिया का बता देता हूँ। देखिए बैक्टीरिया में जैसे प्लाज्मिड जो बैक्टीरिया में होता है आप जानते होंगे, रेट्रोवायरस इज आल्सो यूज एज अ वेक्टर, किसमें, एनिमल के केसेस में इसका यूज़ किया जाता है। फिर देखेंगे टीआई प्लाज्मिड जो कि ट्यूमर को इंड्यूस करने वाला एक हमारा प्लाज्मिड होता है। क्या होता है दोस्तों, बहुत सारे ऐसे डाइकॉट प्लांट्स आपको मिलेंगे जिसके अंदर क्या होता है कि कुछ डीएनए जो होते हैं ट्रांसफ़र हो जाता है, जिसको टीडीएनए कहते हैं, ट्रांसफर डीएनए। जिससे मैं खास तौर पे आपको टोबैको प्लांट बताऊँ, उसमें होता क्या है कि उसमें दोस्तों उसकी जड़ों में ना धीरे धीरे गांठ पड़ जाते हैं, गड्ढे पड़ जाते हैं, नोड्यूल्स बन जाते हैं, जिससे क्या होता है कि उस टोबैको के प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाती है। तो इस वजह से हम लोग टीआई प्लाज्मिड का यूज़ करते हैं, जो ट्यूमर, जो गड्ढा जो ट्यूमर बना देता है, तो ट्यूमर बनाने से प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाती है। तो कोई तो होना चाहिए जो इस ट्यूमर को ख़त्म कर दे। तो हमने टीआई प्लाज्मिड का यूज़ किया था, जो कि कहाँ से, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन, स्पेशली इसका प्लांट में यूज़ किया जाता है। मामला समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे अब हम जो बना चुके हैं सब कुछ मेंटेन है, अब होस्ट में ट्रांसफॉर्म करना कैसे करेंगे। अलग अलग तरीके हैं। पहला क्या है, हीट शॉक ट्रीटमेंट। जो बैक्टीरिया से होस्ट होना है, अब होता क्या है कि पहले तो उसको हीट दीजिए फॉर द कैपेबल, हमें इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो कह सकते हैं कि कैपेबिलिटी हम बनाना चाहते हैं, अर्थात हम कॉम्पिटेंट करना चाहते हैं। फॉर द कैपेबल टू टेकअप द फॉरेन जीन, हम फॉरेन जीन को कैसे वो टेकअप कर सके, इसके लिए हम कॉम्पिटेबल बनाते हैं, हीट को शॉ करते हैं, हीट शॉ करवाते हैं। ठीक है। डीएनए दोस्तों आप जानते हैं कि नेगेटिव चार्ज होता है, हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टी रखता है, जो कि
पानी से दूर जाना चाहता है, ठीक है। तो ये कैन नॉट क्रॉस डायरेक्टली, इसको बैक्टीरिया के सेल में आप क्रॉस नहीं करवा पाएंगे उसके सलवाल में। तो क्या होता है, हम इसको एक ऐसे सोल्यूशन से ट्रीट करते हैं जो बाईवैलेंट होता है। अब बाईवैलेंट मतलब डाईवैलेंट या बाईवैलेंट, जो कि कैल्शियम प्लस आयन के साथ जुड़ा रहता है। जैसे इसके साथ इसको ट्रीट करते हो, जैसे उसकी एफिशिएंसी सलवाल की बढ़ जाती है, ताकि वो डीएनए को जल्दी से क्या कर सके, इनसाइड कर सके। ये प्रोसेस करवाते हैं हम लोग। फिर उसको हीट शॉक दिया जाता है आइस में, आइस से हीट शॉक जो कि 42 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, फिर आइस में आता है। तो ये प्रोसेस करने से हमारा डीएनए कैपेबल बन जाता है, सेलवाल को बेध देता है और पेनिट्रेट करके फाइनली वो पहुंच जाता है, राइट। तो ये होता है हीट शॉक मेथड। एक ट्रिक ये है। दूसरा, हम बायोब्लास्टिक करवाते हैं, यानी जीन गन करवाते हैं। अब ये प्लांट में यूज़ किया जाता है। दोस्तों ये कोई गन मशीन जानते होंगे, गन मशीन गद 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 भागते हो ना, ये वाला प्रोसेस। तो ये जो गन मशीन वाला खेल है, ये यहाँ पर होता क्या है, गोल्ड या टंगस्टन से हम एक बढ़िया से रैप्ट करते हैं। टंगस्टन या गोल्ड से रैप्ट करने का मतलब ये हो गया कि चारों तरफ से कोट कर देते हैं किसको, डीएनए को। और ये डीएनए हम क्या करते हैं, बम्बार्ड करते हैं बहुत ही हाई वेलोसिटी के साथ। हम इसको प्लांट के सेल में इंट्रोड्यूस कर देते हैं। फाइनली जो हमारा डिज़ायर्ड डीएनए जो हम चाहते हैं वो हमारे प्लांट्स के न्यूक्लियस में पहुंच जाता है। ये समझ में आया। चलिए, एक है माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन जैसे आप इंजेक्शन लगाते हो ना, तो इंजेक्शन जैसे नस में लगाना है, तो नसों में आप बिल्कुल डायरेक्ट एंट्री दे देते हो, ये होगा। तो ये ऐसे ही एनिमल के सेल में डायरेक्टली इंट्रोड्यूस करना है आपको। कैसे करना है, इसमें हम यूज़ करते हैं माइक्रो नीडल्स का यूज, यानी सुई का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। डीएनए को डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं। कहाँ पर, इनटू द न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल। अब ऐसा नहीं है कि कहीं यहाँ पीठे आप लगा दियो, हाथ में लगा दियो, कहीं पर लगा दियो, नहीं। एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस यानी पर्टिकुलर सेल के न्यूक्लियस में इंट्रोड्यूस करने का तरीका ये माइक्रो नीडल का यूज़ करते हैं, जिससे डायरेक्टली डिज़ायर डीएनए को हम उस सेल के न्यूक्लियस में इंट्रोड्यूस कर सके विद द हेल्प ऑफ द माइक्रो इंजेक्शन इन द केस ऑफ एनिमल सेल। आई थिंक ये आपको चीज़ें ट्रांसफॉर्म करने का तरीका होस्ट में समझ में आ गया होगा। अब बहुत ही छोटा सा टॉपिक बचा है जिसमें हम आपको बता देते हैं। बस मुश्किल से 5 मिनट का खेल और है बेटा, तो बस 10-5 मिनट, 2-4 मिनट ज़्यादा ज़्यादा और रखिए, थोड़ा वेट करिए, फिर चैप्टर को हम लोग समाप्त करते हैं। आइए इसका सॉल्व ले लिए, पहले जल्दी से करिए। चलिए बेटा, अब इसमें हम लोग एक लास्ट इसमें देख सकते हैं। देखिए इसमें दिया है बेटा बायो रिएक्टर। अभी मैंने आपको बताया था कि जब लार्ज स्केल पर हमको कोई चीज़ ग्रो कराना होता है तो वी कैन यूज़ द बायो रिएक्टर। देखिए ये एक लार्ज टैंक होता है जिसमें दोस्तों हम क्या करते हैं, जो हमारा रॉ मटेरियल होता है हम इसको ज़्यादा मात्रा में उसमें रख देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, बाद में बायोलॉजिकली इसमें कन्वर्ट कर लिया जाता है इसको, किसमें, प्रोडक्ट्स में, जो हमें डिमांड होती है, ठीक है। अब पूछा जाता है कि लगभग कितना होता है अगर ये हाई लेवल के हैं तो ध्यान रखिएगा, इसमें लगभग आप 100 लीटर से लगा करके 1000 लीटर तक के चीज़ों को आप क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अब यहाँ बताइएगा कि दोस्तों ये क्या है, एक ग्रेट कैपेसिटी करने वाला एक ट्रिक है, एक कंटेनर है जिसको यूज़ करते हैं फॉर द कल्चर, जिसमें क्या क्या होता है। तो ग्रेट कैपेसिटी कल्चर वाला है जिसमें एक प्रॉपर एरेशन यानी जिसमें ऑक्सीजन जितना चाहिए उतना मिलेगा। अब पता चला कोई प्रोडक्ट बना रहे हो उसमें ऑक्सीजन की डिमांड है, अब ऑक्सीजन मिल ही नहीं पाता है, तो इसलिए पहले से मेंटेन कर लिया जाता है जिसमें प्रॉपर एरेशन इसमें मिल सके। क्लियर है। फिर देखिए इसको स्टेराइल कंडीशन को मेंटेन करना होता है। मतलब क्या हुआ कि जिससे तुम बेटा क्या है ना कि कोई डीएनए बना रहे थे, अब डीएनए में पता लगा कि आरएनए जुड़ गया, तो क्या हमारे लिए ज़रूरी है, जी नहीं, बिकॉज अब ये हो चुका है कंटामिनेट। तो दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस, यानी हमको ये ध्यान रखना है कि जो प्रोडक्ट तुम प्रिपेयर कर रहे हो सिर्फ वही रहे, उसके अलावा कोई चीज़ ना रहे, तो कब तक आप देख पाओगे इतने माइनर चीज़ों को। इसीलिए उसमें स्टेराइल कंडीशन को मेंटेन करने की विधि या ट्रिक लगा दी जाती है। फिर देखिए उसका एसिड ना बढ़े ना बेस बढ़े, इन दोनों को मेंटेन करने का भी सिस्टम उसमें लगाया हुआ था। टेम्परेचर मेंटेन करना है, पता लगा कहीं पर टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए तो कहीं कम चाहिए, कहीं पर नहीं भी चाहिए, न्यूट्रल चाहिए, तो ऐसे सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए हम उसमें एक पीएच होल्डर लगा देते हैं जो उसको मेंटेन करता रहता है, टेम्परेचर को भी, एसिड बेस को भी। अच्छा होता क्या, इसमें एक फोम है ना, देखिए जिसमें फोम बन जाता है ना, झाग वगैरह, तो उसको ब्रेकर, उसको तोड़ने वाला भी सिस्टम लगा रहता है, घूमता रहता है एजिटेशन की तरह, है ना। तो जो फोम बनता है, फेना जो बन जाता है, उसको तोड़ देता है ताकि चीज़ें बहुत ही क्लियर और
स्पष्ट दिखाई पड़े। सही है। फिर देखिए होता क्या दोस्तों कि ये हमारा एक सैंपल, इसको सैम्पलिंग पोर्ट भी किया जा सकता है। इसमें सैम्पलिंग पोर्ट्स लगे होते हैं, दो तरीके के होते हैं। एक होता नाम सिंपल स्टैंडर्ड बायोरिएक्टर है, दूसरा हमारा कैसा है स्पार्ज्ड सिंपल बायो या स्पार्ज स्टैंडर्ड बायोरिएक्टर। दो तरीके के होते हैं। जो सिंपल वाला स्टैंड होता है, ये टैंक हमारा बेस कर्व होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं ऐसे कर्व हो जाएगा, ये समझ में आ रहा, जिसमें स्टेराइल एयर वाला यहाँ पर ऐसा लगा रहता है। हालांकि मैं इसको पूरा बताने की मूड में नहीं हूँ, बस सिंपल जान रखिएगा इसमें सारी व्यवस्थाएं कैसे होती हैं। स्टैंड स्टेराइजेशन और एसिड बेस पीएच मैनेज होता है, मोटर रहता है, फोम को ब्रेकर करने वाला रहता है। कुल मिलाकर के आपको जाना ये टैंक हमारा कैसा है, बेस जो है इसका कर्व होता है। वहीं पर जो हमारा स्पार्ज्ड वाला सिस्टम है, इसका जो बेस होता है फ्लैट होता है, चिपटा रहता है। ये देखिए इसमें एडिशनल स्पार्ज ट्यूब लगे होते हैं। समझ में आया? किस लिए? फॉर द एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, उसमें अगर ज़रूरत पड़ती है कल्चर में तो ये देने के लिए इसमें हम लोग एक्स्ट्रा स्पार्ज ट्यूब का यूज़ करते हैं। समझ में आई ना? इसमें बहुत सारे बबल्स बनते हैं जिसको हम कैसे ड्रामेटिकली हम क्या कर सकते हैं, उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं एरिया में। तो ये जो व्यवस्था है ना, ये इंक्रीज़ करती पूरी सरफेस एरिया को, जिससे ऑक्सीजन हमारा ट्रांसफ़र इसमें आसानी से हो सके। तो ये ज़्यादा बेस्ट है, आप समझिएगा। ये मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अब हम समझेंगे कि टाइप ऑफ कल्चर होता क्या है, कितने प्रकार के कल्चर करोगे। तो कल्चर देखिए दो तरीके का होता है भाई साहब। पहला जो होता है बैच कल्चर, जिसको कहते हैं क्लोज सिस्टम। क्लोज मतलब क्या हो गया, जैसे होता है कि आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो एग्ज़ाम का टाइमिंग है 9 बजे, तो 9 बजे के बाद अगर 9 से पहले आते हो तो टाइम होता है कि हाँ बिफोर आपको आधा घंटा 10 मिनट 20 मिनट आना रहता है, आप आते हो। लेकिन अब आप सोचिए कि 9 बजे का टाइमिंग आप 9:30 बजे 10 बजे जाओगे तो आई डोंट थिंक कि वो तुमको एंट्री कराएगा, नहीं करा देना। तो ये होता है कि एक मरतबा तुम आ गए तो आओ, यू कैन नॉट आउटसाइड बिफोर द टाइम पीरियड। 3 घंटे का पेपर है तो 3 घंटे से पहले या बाद में तुम जाने आने की इजाज़त उसमें नहीं है। ऐसे ये भी है। क्लोज सिस्टम कहता है, जिसको बैच कल्चर बोलते हो। ऑल रिक्वायर्ड कंटेंट, जो भी तुमको कंटेंट चाहिए उस कंटेनर में रखने के लिए तुम सब कुछ ले लो बेटा, लेकिन याद रहे कि जब तुम कंटेंट को ऐड कर लोगे एट वंस, एक मरतबा, फॉर किस लिए, फॉर बता देना इसमें, फॉर द ग्रो एंड क्लोज। जैसे ग्रो करने के लिए सारे कल्चर मीडियम ले लीजिए, बाद में उसको क्लोज कर दीजिए। मतलब देयर इज़ नो अलाउ बिटवीन द केसेस, उसमें कोई अलाउ नहीं है, लिख लीजिए। नो न्यू एडिशनल, कोई नया एडिशनल उसमें नहीं करना है। अब होता है ओपन सिस्टम, जिसको कंटिन्यूअस कल्चर बोलते हो। ठीक है, देखिए इन बिटवीन न्यू एडिशन, तुम बीच में ही क्यों ना, एट वंस प्रोसेस शुरू हो चुका है, तुम बीच में जब मन करता है जब आओ, जब मन करता है जाओ। जैसे सरकारी स्कूल, जब मन करता आओ, जब मन करे तब जाओ। तो बीच में कभी भी तुम कोई भी चीज़ इसमें क्या कर सकते हो, मिला सकते हो, या कोई चीज़ उसमें विड्रॉ कर सकते हो, निकाल सकते हो। ये सारी व्यवस्थाएं, ये सारी संभावनाएं इस सिस्टम में, यानी ओपन सिस्टम में, जिसको आप कंटिन्यूअस बोलते हो कल्चर मीडियम, इसमें अवेलेबल रहता है। सही है, तो ये मुझे लगता है कि क्लियर हो गया होगा। एक छोटा सा टॉपिक जान लीजिएगा, इसमें डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग होता है। ठीक है, देखिए दोस्तों क्या होता है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ द डिज़ायर्ड प्रोटीन, जो भी तुम्हें तुम्हारी डिज़ायर्ड प्रोटीन लग रही है, ज़रूरत है, उसको तुम एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। यानी इसमें सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन जैसी दोनों केसेस देखने को मिलता है। और कहा जाता है कि जब आप मार्केटिंग करने जाओ, बिफोर द मार्केटिंग आपको क्या करना है, प्रिजर्वेटिंग उसमें ऐड करना रहता है, प्रिजर्व करना रहता है। जैसे आप जानते हैं कोई स्पेसिमन होता है, चाहे एनिमल्स हो चाहे प्लांट्स हो, इसको लंबे अरसे तक हम बायोलैब में प्रिजर्व करके रखते हैं, क्योंकि उसमें हम फार्मेलिन नामक एक केमिकल इन्वॉल्व कर देते हैं। समझ में आई बात है? तो जिससे वो लंबे समय तक हमारे पास सुरक्षित रहता है, जब हम चाहिए तब उसका यूज़ कर सकते हैं फॉर द एक्सपेरिमेंट। क्या बात क्लियर हुआ? तो इस प्रकार से दोस्तों ये हमारा जो चैप्टर था बायोटेक्नोलॉजी, उसके पूरी के चैप्टर हमने समाप्त किया है। आई होप कि आप लोगों ने शुरू से अंत तक दोस्तों अगर देखा होगा तो सारी बातें आपने यहीं पे सीख लिया होगा। बाहर से एक, मैंने कहा ना कि एक पॉइंट आपको नहीं पढ़ना है, सारी बात अगर आपने शुरू से अंत तक देखा है, सो एवरी एंड ईच पॉइंट इज क्लियर्ड हियर। अब रिक्वायरमेंट ये है कि अब आप कितना उसको गेन कर पा रहे हो या कितना गेन किए होंगे। अब आपकी ज़रूरत है कि आप इसको बढ़िया से रिवाइज़ करिए, पढ़िए, बाकायदा नोट्स को लिखिए, पढ़ के लिखिए, है ना। जैसे ना खूब पढ़ते हो लेकिन उसको राइट डाउन करते रहो, नोट करते रहो, ताकि दिमाग आपके जहन में, आपके सेंस पार्ट में वो चीज़ जाए कि आपने लिखा क्या है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों तभी संभव होगा अब आप जब इस पर एक्शन कर रहे होंगे। तो
ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अब मिलता हूँ फिर एक नए चैप्टर के साथ। बहुत ही कम चैप्टर्स इसमें बचे हैं, जिसमें इसके एप्लीकेशन बचे होंगे। बहुत छोटा सा चैप्टर है, उसको देख लिया जाएगा। फिर हम इकोलॉजी वाले 2-3 जो चैप्टर्स बचे हैं उसको देख करके फिर इस पूरे चैप्टर्स का हम लोग समाप्त करेंगे, हर तरह से इसको नस्तनाबूद करेंगे। फिर हम लोग एग्ज़ाम के ड्यूरेशन से 2-3 दिन पहले एक बड़ा मैराथन लेकर आएंगे, जिसमें पूरी चैप्टर्स का निचोड़ आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। समझ में आई? तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिए, और जो चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए होंगे आप लोग सब्सक्राइब भी कर लेंगे। थैंक यू सो मच। इसमें शॉर्ट इसका ले लीजिएगा।